上一期咱们看了那位印度贾扬特的清醒发言，今天继续火力全开，反复鞭尸，从让印度人迷之自信的光辉战机，一路狂喷到月船计划背后的 ISRO 印度空间研究组织。你们敢信吗？印度引以为傲的国产战机，居然沦落到凑一堆没发动机的空壳子摆拍发朋友圈。而面对中国在制造业、航空航天、新能源领域的全面碾压，印度不仅不思进取，还在疯狂逼走自己国内的顶尖人才。话不多说，咱们直接看正片，看看这位罕见的人间清醒是如何绝望痛批自家体制的。आज से 10 साल पहले वो टॉप 10 में खाली एक चाइनीज यूनिवर्सिटी आती थी। आज के 10 में से 9 चाइनीज है। मतलब चाइना एजुकेशन में भी आगे निकल रहा है, R&D में आगे निकल रहा है, सब कुछ निकल रहा है। ये कैसे किया है? अब ये कहा जा सकता है कि यार नेचर्स इंडेक्स तो एक एग्जाम्पल है, बायस्ड है, फलाना ढिमकाना, और 40 इंडेक्स है, हर एक में देखिए हर तरीके से। यहाँ हम कहाँ चूक जा रहे हैं और ये कैसे चाइना कर ले रहा है? सर सिंपल है ना, पढ़ाई के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है, एक्चुअल एफर्ट डाला जा रहा है ग्राउंड लेवल पे, एंड एज आई सेड फोकस इज वेरी क्लियरली डायरेक्टेड। डायरेक्टेड का मतलब क्या है कि ये नेशनल प्रायोरिटीज़ हैं। सो चाइना में एक सिस्टम चलता है, 5 ईयर प्लान्स आते हैं। अच्छा, उन 5 ईयर प्लान्स के हिसाब से ही हर एक पॉलिसी और सब कुछ बनाया जाएगा। जैसे यहाँ पे होता है ना, हर 5 साल में सरकार चेंज होती है तो अपना वो एक एजेंडा लेके आती है। वहाँ पे हर 5 साल में वहाँ की सरकार यानी CCP जो है वो पूरा अपना एजेंडा बता देती है। हमारी ये प्रायोरिटीज इसके हिसाब से हम चलेंगे, ठीक है। अब जो प्रायोरिटीज हमें बताई जाती है कि ओके हमें AI के स्पेस में बहुत सारा काम करना है, टेलीकॉम के ऊपर बहुत करना है, रीन्यूएबल्स के ऊपर बहुत करना है, अक्रॉस द यूनिवर्सिटीज़ उसकी सीट्स बढ़ाई जाती हैं, उन बच्चे वो वाले कोर्सेज लें, उसके लिए इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, हर तरफ से डायरेक्ट किया जाता है कि बच्चे उस तरफ जाएं। रिजल्ट ये होता है वहाँ पे उसका फोर्स बनता है, एंड आपस में कंपटीशन इतना आगे वही बढ़ेगा जिसको मतलब कि भैया काम अच्छा आएगा, तो फिर आपस में compete करते हैं, वो आउट इनोवेट करते हैं, एक से एक मतलब R&D करते हैं, जिसके लिए सरकार वहाँ पैसा देती है, ग्रांट्स देती है। हमारे यहाँ पे ग्रांट्स कितने जाते हैं? 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, वहाँ पे दिया जाता है मिलियंस में, मिलियंस ऑफ डॉलर्स में। तो आदमी को खेलने के लिए, करने के लिए एक्चुअल में वहाँ पे रिसोर्सेज मिल रहे हैं, तो ये लोग आपस में चीज़ें करते हैं, बनाते हैं। रिजल्ट इज वहाँ के जो कंपनीज भी फिर जब आती है इनको हायर करने के लिए, उनको उस लेवल का टैलेंट मिलता है ग्राउंड लेवल से। रिजल्ट ये होता है कि फिर ये लोग जब उन कंपनीज में जाते हैं वो वहाँ पे जाके एक्चुअल R&D कर पाते हैं। सबसे ईजी आपको एग्जांपल देता हूँ, 2025 का तो नंबर नहीं है मेरे पास क्योंकि अभी बाहर कहीं है नहीं। 2024 में जो भी वहाँ पे पेटेंट फाइलिंग्स हुई उसमें नंबर 1 पे पता है कौन सी कंपनी है? स्टेट ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना। ये एक PSU है जो कि ट्रांसमिशन नेटवर्क चलाती है वहाँ पे। अच्छा, और वो पूरे के पूरे चाइना के R&D के सबसे ज़्यादा जो पेटेंट है वो फाइल कर रही है, एक PSU जो पावर ट्रांसमिशन का काम करती है। अडानी ट्रांसमिशन करता है, हमारी PGCIL करती है, सरकार की है। वो लोग तो ये सब नहीं कर रहे। ऐसा क्यों? वो ऐसा क्या कर रहे हैं? वो लोग किस हिसाब से कर रहे हैं कि भैया हम इतना जो रीन्यूएबल्स हम बना रहे हैं, राइट, हम दुनिया में सारा जो रीन्यूएबल जो कैपेसिटी लगी उससे ज़्यादा हम वहाँ लगा के बैठे हैं चाइना में। तो इसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत आती है इंटरमिटेंसी, और दूसरी दिक्कत आती है रीन्यूएबल्स के प्लांट वहाँ पे लग रहे हैं जहाँ पे लोग नहीं रहते, तो पावर आपको वहाँ से तक लाना पड़ेगा। बहुत सारे चैलेंजेस हैं। इस पूरे इकोसिस्टम को बेटर हम कैसे बना सकते हैं, तो उसके लिए R&D करते हैं। अब R&D करना है तो कौन करेगा? लोग करेंगे। लोग करेंगे तो उनको वो सब आना भी चाहिए, तो स्पेसिफिक उसके लिए इंजीनियरिंग फोर्सेस बनाई गई। सो 5 ईयर प्लान्स के थ्रू उस गोल को अचीव करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन उन कोर्सेज के लिए किए गए, उसके लिए सिर्फ कोर्सेज बनाए गए कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद हमें ये वाला टैलेंट चाहिएगा, उसके लिए करना है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है? बच्चे आज भी जो इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहे हैं, प्रोफेसर उनको C++ और जावा उन्हें सिखा रहे हैं। मैं आपको कसम से बोलता हूँ सर, लोगों को बुरा लगे तो लगे, लेकिन दुनिया आज की इन C++ पे नहीं चल रही सर। देश की किसी को नहीं पड़ी है सर। एंड यही असली प्रॉब्लम है। जब आप चाइना की बात करते हो, वहाँ एक्चुअल में अंदर फायर है, हर आदमी को चाइनीज प्राइड है। हम बोलते हैं विश्व गुरु, चाइना वाले नहीं बोलते। दे आर वेरी क्लियर, वी वॉन्ट टू बिकम बैक टू द प्राइम 5000 ईयर ओल्ड सिविलाइजेशन जो हम थे। हम उसके आसपास नहीं है, हमें तो वो करना है। तो रिजल्ट है उनकी भूख है, वो आज भी कर रहे हैं। हम तो ऑलरेडी खुश हो जाते हैं। हम किस बात पे खुश होते हैं सर कि देखो हमारे देश को जितने सोलर मॉड्यूल की जरूरत है उससे हम ऑलरेडी प्रोड्यूस कर रहे हैं। कोई ये नहीं बताता कि यार मेजॉरिटी के अंदर जो सोलर सेल लगते हैं वो आज भी चाइना से आ रहे हैं, और एक्चुअल जो वैल्यू है सोलर सेल की है। अब लोग बोल सकते हैं कि चलो सोलर सेल के अब तो प्लांट बनने लग गए। कोई ये नहीं बताता सोलर सेल के जो प्लांट है उसकी सारी मशीनरी आज भी चाइना से आ रही है। कोई ये नहीं बताता उसके पीछे वेफर भी लगता है, इंगॉट भी लगता है, पॉलीसिलिकॉन भी लगता है। सब में चाइना दबा के 70-80% के अपने मार्केट शेयर बना के बैठा है।
मैं आपको हकीकत एक चीज बताता हूँ, आज से 10 साल पहले एक पूरा फिनोमिनन बन चुका था। हर जो ग्लोबल मेजर इंडस्ट्री है, स्टील है, सीमेंट है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, हर चीज के अंदर चाइना का 50 से 55% का मार्केट शेयर था व्हेन इट कम्स टू मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। 50-55%? हाँ, या से 10 साल पहले हर जगह वर्ल्ड मार्केट की बात करें ग्लोबल। हाँ, और उन सब इंडस्ट्रीज में आज भी उतना ही है। अच्छा। लेकिन उसके बाद जो न्यू एज इंडस्ट्रीज आई, आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आई, इलेक्ट्रिक बसेज आई, आपकी सोलर आई, विंड आई, हर चीज में इनका मार्केट डोमिनेशन आप देखो 70, 80, 90%। ये वहां खुश नहीं थे कि हम दुनिया का आधे से ज्यादा हर चीज हम खुद बनाते हैं। दे हैव गॉन फॉर टोटल डोमिनेशन। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। हमारे यहाँ पे जब कोई बिजनेस क्रिएट करता है, आदमी क्या सोचता है कि यार मतलब मैं ना अच्छा बिजनेस बनाऊं, बड़ा करूं, और उसमें कोई गलत नहीं है। वहां पे जो आदमी बिजनेस शुरू करता है, डे वन से सोचता है मेरे को दुनिया भर के लिए बनाना है। मैं सबको एक एग्जांपल देता हूँ, मिनीसो खाली एक एग्जांपल, बाकी भी है। मिनीसो जो हम इंडिया में देखते हैं, पहली बात तो लोग लगते हैं जापानीज ब्रांड है, जापानीज ब्रांड नहीं है, वो चाइनीज है, वो एक जापानीज डिजाइन ब्रांड है। हाँ, ठीक है, वो लगता है ऐसा, वो मार्केट उनका वैसे नहीं, वो उनकी टैगलाइन है, अ जापानीज डिजाइन ब्रांड। ठीक है, नंबर 1। सेकंड चीज, वो चाइनीज कंपनी है। ये जब शुरू हुई उसके 2 साल के अंदर इनके 200 स्टोर थे। चलो, मतलब बहुत तेजी से ग्रो करना, वो ठीक है। 2 साल बाद वो इंटरनेशनल चले गए। आज की दुनिया भर में उनकी 8000 स्टोर है, चाहे फ्रेंचाइजी कैसी भी, 8000 स्टोर है। आप जरा सोच के देखिए, कंपनी शुरू होती है, उसके 2 साल के अंदर वो इंटरनेशनल जा रही है। हमारे यहाँ हम सुनते हैं कि क्यों? क्योंकि उनका वेरी क्लियर है, वी आर प्लेइंग फॉर द ग्लोबल डोमिनेशन। हम हर चीज़ ग्लोबल के लिए ही बना रहे हैं। उनकी कॉफ़ी का आउटलेट आता है, वो ग्लोबल जा रहा है। उनके रेस्टोरेंट्स आते हैं, वो ग्लोबल जा रहे हैं। आपको एग्जांपल देता हूँ, तो चाइना के 60 मेजर रेस्टोरेंट चेन्स हैं, जिनके पूरे साउथ ईस्ट एशिया में 2021 में तकरीबन 2400 आपके आउटलेट्स थे। ठीक है। आज के नंबर आप देखते हैं 2025 के एंड में, तो उन्हीं 60 का जो नंबर आप देखेंगे वो लगभग 8600 है, खाली साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। ये हो क्या रहा है? इवन देयर रेस्टोरेंट ओनर्स आर गोइंग फॉर ग्लोबल मार्केट्स। और ये नंबर मैंने आपको खाली साउथ ईस्ट एशिया के इसलिए बताया कि मुझे वही वाला पता है, बाकी भी होंगे, राइट? अब जरा सोचो, 3 साल के अंदर, 4 साल के अंदर आप 2400 आउटलेट से 8600 आउटलेट्स आप कर रहे हो। दिस इज इनसेन। एंड ये पता है क्यों पॉसिबल है? इन दी एंड, अगर हम इंडिया के अंदर ही चीजें बनाएंगे, जनता उतनी है, जितने ब्रांड खुल रहे हैं उतनी ही रफ्तार से लोगों की कमाई नहीं बढ़ रही है। बहुत बढ़ रही है लेकिन उतनी नहीं बढ़ रही है। तो आपको भी लिमिट करना पड़ेगा, हम कितनी दुकानें खोलें, कितने आउटलेट्स खोलें, कितने लोगों को क्या क्या बेचोगे, राइट? जब आप बाहर खोलने लग जाते हो, मार्केट की तो कोई सीमा ही नहीं है। वहां पे वो चीज सिखाई जाती है, और सिर्फ सिखाई नहीं जाती, वहां उसके लिए एनेबल किया जाता है। यहां पे ये होता है, कोई बिजनेस अगर अच्छा अगर चलने लग जाए, सबसे पहले ये होता है, उसी अगर पहले आके उसके ऊपर कोई ना कोई मामला होता है, छापा लगता है, रेड लगती है, एंड सडनली हफ्ते भर बाद वो कंपनी अच्छी चल भी रही होती है। तो बीच में दिक्कत क्या आई थी? वो क्यों बनी थी वो दिक्कत? अक्सर मैं आपको एक और बात बताता हूँ, हकीकत है हमारे स्टार्टअप वर्ल्ड की। मैं स्टार्टअप वर्ल्ड में काफ़ी काम कर चुका हूँ। अक्सर ये बोला जाता है कि अरे इस फाउंडर ने पैसा घुमा दिया, ये वो बना के चला गया। बहुत लोग करते हैं, लेकिन बहुत बार पता है पैसा ऐसे भी घुमाया जाता है। आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाली कंपनी है, आपका माल चाइना से आता है, हर किसी को पता है पहली बात तो चाइना से आता है। ये जो मेक इन इंडिया का जो बजाया जा रहा है उतना है नहीं, उतना नहीं है। बहुत हम आगे आए हैं पहले से, लेकिन अभी उतना नहीं है। चाइना से आता है। अब आपका माल, आपको पता है भैया कि मेरा बिग बिलियन डे का सेल है, ये है, मेरे को अभी बेचना है सारा कुछ, उसे आपसे स्टॉक में ऑर्डर मैंने कर रखा है, और वो कस्टम्स ने टूटीकोरिन पोर्ट पे रोक के रखा हुआ है। अब आप कैसे करोगे सेल? और आपका माल आ चुका है, पेमेंट तो हो चुकी है, आपका वर्किंग कैपिटल आपका अटका हुआ है। तो पैसा वो ऐसा नहीं है कि आप घुमा के अपनी जेब में डाल रहे हो, आपको घुमाना पड़ता है कि ऑफिशियली दिखा नहीं सकते कि आपने ब्राइब आपने दी है, लेकिन वहाँ सेटलमेंट आपको ऐसे करना पड़ता है। ये सब चीज़ें भी होती हैं। और बदनाम कौन होता है? इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें कि हमारे यहाँ जो स्टार्टअप्स लोग कर रहे हैं और जो चाइना में लोग स्टार्टअप्स कर रहे हैं, इनके माइंडसेट में क्या अलग है? और अगर स्टेट की तरफ से देखा जाए तो दोनों के रवैयों में क्या फ़र्क आपको नजर आता है? सर 2 बड़े अंतर है। नंबर 1, हम वो चीज़ें कर रहे हैं जो कि चाइना में मेजॉरिटी इंडस्ट्रीज में आज से 15 साल पहले हो रही थी। हम उनसे उतना पीछे हैं, 15 साल पीछे हैं। आराम से सर, आराम से। वहाँ पे तब से मतलब कि लोग रॉकेट वगैरह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम पिछले 7 साल से कर रहे हैं। और हर इंडस्ट्री के अंदर वो चीज़ें, आप ये देखिए ना कि वहाँ पे जो कंपनीज इलेक्ट्रिक बस भी बना रही है, शाओमी की बात कर लीजिए, फ़ोन बना रही है, स्टार्टअप था ये तो, सबके स्टार्टअप थे, वैसे करके शुरू हुए थे, आज इतने बड़े बन गए। हमारे यहाँ शुरू हो रहा है,
अच्छी बात है, ऐसे ही शुरू होता है ग्रेजुअली। जब ये लोग आगे बढ़ेंगे, इतना पैसा बनाएंगे, तो Xiaomi वाले ने क्या किया, फ़ोन असेंबली करके दूसरों से बनवा के फ़ोन वहाँ उतना बनाना शुरू किया, फिर R&D की, अब गाड़ी बना दी, और वो गाड़ी ऐसी बनी जो कि टेस्ला को मुश्किल हो रही है अपनी गाड़ी बेचने में उनके सामने, राइट। तो जब रिस्क कैपिटल आता, आदमी रिस्क लेता है। हिंदुस्तान में भी वो चीज़ हो रही है। मेजॉरिटी फाउंडर्स ने रिस्क कैपिटल अभी तक नहीं बनाया है, उनका पहला बिजनेस है जो कि अब मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ IPO जाने लगे हैं, और 5 साल में और बहुत सारे IPO होंगे, उनके पास भी रिस्क कैपिटल बनेगा, तो वो भी ऐसे बेच लेंगे। आपको इसका एग्जाम्पल देता हूँ, सीमेंट इंडस्ट्री चाइना में भी है, यहाँ पे भी है, राइट। वो तो कम्युनिस्ट लोग हैं ना, हम तो कैपिटलिस्ट हैं ज़्यादा, राइट। हम कैपिटलिस्ट सोचते हैं कि इकोनॉमिक पॉलिसी वैसी होनी चाहिए। हमारे यहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्री में अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन कैपेसिटी भी मिला लें, जो टॉप जो 5 प्लेयर हैं उनका 75% का मार्केट शेयर बनता है, ठीक है। चाइना में वो 40% है। चाइना में 75% मार्केट शेयर पहुंचे प्रोडक्शन कैपेसिटी सीमेंट की, उसके लिए वहाँ पे 26 प्लेयर लगते हैं, हमारे यहाँ 5 है। रिजल्ट क्या होता है, अब इसका एक और लेयर डीपर जाएंगे, अगर आपको क्या मिलेगा वहाँ पे, जब कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होना है, वहाँ पे सोचो कितना कंपटीशन है कि भाई मेरा सीमेंट लगाओ। वहाँ पे एक्चुअली में बिडिंग वॉर्स होते हैं, यहाँ पे नहीं होता है। होता है कंपटीशन कहने को, लेकिन कितना ही होता है, घुमा फिरा के वही तो प्लेयर्स हैं। एवरीबडी नोज अबाउट दैट, एवरीबडी नोज अबाउट दिस। रिजल्ट इज वहाँ पे बहुत कम रेट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, यहाँ पे नहीं बनता है। यहाँ पे कॉस्ट एस्केलेट ही होते जाते हैं। सिमिलरली गो फॉर अदर इंडस्ट्रीज, ठीक है। आप वहाँ पे एविएशन का देखेंगे तो सरकार ने खुद के ही चाहे वहाँ पे 3 प्लेयर्स वहाँ पे लगा रखे हैं, ठीक है। चाइना ईस्टर्न, चाइना साउदर्न करके वहाँ पे बना रखे हैं प्लेयर्स। कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं जिसके 25% के ऊपर का मार्केट शेयर हो। तो कंपटीशन है। हमारे यहाँ पे क्या है जी, पहली बात लोगों को ये चीज़ पता रहती है कि 65% मार्केट शेयर इंडिगो का है, अनदर लगभग 27 से 28% टाटा ग्रुप का है, एयर इंडिया एक्सप्रेस सब कुछ मिला करके, ठीक है। लोगों को ये नहीं पता कि इंडिया में जितने भी, अगर हम मार्केट शेयर छोड़ें, जितने भी रूट्स हैं, कि जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली से भिलाई हो गया, राइट, दिल्ली से मुंबई एक रूट हो गया, पटना से दिल्ली एक रूट हो गया, ऐसे जितने भी रूट्स हैं उसमें लगभग 65% ऐसे रूट्स हैं जिस पे 100% मोनोपोली इंडिगो की है। मैं इसमें इंडिगो को ब्लेम नहीं कर रहा हूं। कहीं पे अगर रूट है और कोई नहीं उड़ा रहा है, मेरे पास प्लेन है, मैं उड़ाऊंगा, गलती इंडिगो की है ही नहीं। क्या वो कंपटीशन करता है? आंसर इज यस। वो कंपीट करके दूसरों को बिजनेस से हटा देता है। अगर कोई एक प्लेन अगर वहाँ पे लॉन्च कर रहे 10 बजे का, वो 9:30 पे 4 प्लेन लॉन्च करेंगे, 10:30 पे वो 4 और प्लेन वो लॉन्च कर देंगे, वहाँ पे वो रेट ही वो क्रैश कर देते, दूसरा ऑपरेट नहीं कर पाता। बट पॉइंट इज, और भी प्लेस तो थे ना, सबके सब हटे क्यों जा रहे हैं, सब डिस्ट्रॉय क्यों हो रहे हैं? क्यों हो रहा है? सब पॉलिसी ऐसी है ना, ऑपरेट कर नहीं सकते खिलाए बिना, और खिलाने जाते हो तो फिर आपके वो यूनिट इकोनॉमिक्स पे बिजनेस आपका नहीं चलता है, और ज़रा सा कुछ इधर उधर हो तो बिजनेस बंद होने लग जाते हैं। हमारे यहाँ तो सर ग्रेवयार्ड ऑफ एविएशन है, अच्छी एयरलाइंस आके बंद हो चुकी हैं। कुछ में प्रमोटर्स की गलती थी, कुछ में कुछ और ही हुआ, एंड लगी हुई सर लाइन। एंड एक सिंपल सा सर सवाल है, रिजल्ट क्या बनता है जब 65% रूट्स पे ये होता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये देश रहना चाहिए, वो एक्चुअल में वैसे बना रहे हैं। सही बात है, कोई उनकी तरफ निगाह नहीं उठा करके देख पा रहा है आज की तारीख में। एग्जैक्टली। मुझसे किसी एक्सपर्ट ने बोला था कि हम चाइना के साथ जितना ट्रेड डेफिसिट में हैं, आप बताएंगे कितना सही है ये, कि हम जितना चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट में हैं, वो एक तरीके से हम अपनी सेफ्टी इंश्योर करने का पैसा देते हैं उनको। बिल्कुल हकीकत है सर, सच्चाई है। हाँ, अब लोगों को बहुत बुरा लगेगा सुन के, मैं आपको एक हकीकत बताता हूँ। हमने अभी फाइटर जेट्स का हमने ऑर्डर हमने दिया फ्रांस की रफाल को। कितने का ऑर्डर था सर? 3,25,000 करोड़ या फिर 3,75,000 करोड़, दो में से एक नंबर था। इसके अंदर ऑफकोर्स लोग बोल सकते हैं कि मेंटेनेंस का भी कॉस्ट है, मिसाइल्स का भी कॉस्ट है। 3,75,000 करोड़ ओवरऑल खर्चा। इसमें कितने प्लेन हमें मिलेंगे? 114, 120, जो भी 114 प्लेन हमें इससे मिलने हैं। और ये प्लेन हमें कब से मिलेंगे? कुछ फ्लाईवे कंडीशन में आएंगे, कुछ बाद में आएंगे। टोटल सारे प्लेन आते आते 114 2040 आ जाएगा, तब तक आएंगे प्लेन हमारे पास। चाइना ने पिछले 1 साल के अंदर 120 J-20 फाइटर जेट्स बना के इंडक्ट किए हैं। हम जितने 2040 तक फ्रांस से हम लेंगे, कुछ यहाँ पे असेंबल होंगे, कुछ यहाँ बनेंगे एक्सेट्रा, जो भी है, बट 2040 तक जितने आएंगे उससे ज़्यादा चाइना ने खाली J-20 जेट्स पिछले 1 साल के अंदर बना करके अपनी सेना में इंडक्ट किए हैं। और ये खाली J-20 जेट्स हैं,
वो और भी जेट बनाते हैं, 5th-6th जनरेशन है शायद ये। वो 6th जनरेशन जेट के ऊपर भी काम कर रहे हैं। मैं आपको ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि हम कितनी बड़ी दिक्कत में हैं आज के दिन। क्या एक, मैं नहीं बोल रहा हमारी सेना काबिल नहीं है, हमारी सेना काबिल है, लेकिन क्या उन्हें वो सपोर्टिंग आर्सेनल उन्हें दिया जा रहा है? हमारी सेना कितनी भी अच्छी, हमारे फाइटर पायलट कितने भी अच्छे, और उनको वो प्लेन ही नहीं मिल रहे, उनको उतने प्लेन ही नहीं मिल रहे कि उनका मुकाबला कर सके, तो वो क्या करेंगी? और उनको जब वो चाहिए, या तो आप बाहर से खरीद के ऐसे दोगे, जो कि इतने मिल रहे हैं 2040 से कहेंगे हम उससे कुछ होना नहीं है, मजबूरी है तो लेना ही पड़ रहा है, वो वाली चीज़ है। हमें डोमेस्टिक जो बनाने हैं वो हमें पता ही है क्या हाल है, मजाक बन के रह गया जी। हमने एक प्लेन हमने बनाया तेजस, 40 साल से डेवलपमेंट के बाद वो प्लेन हमारा रेडी होता है, 40 प्लेन नहीं हम दे पाए अपनी एयरफोर्स को आज तक। सबसे ज़्यादा हंसी की बात पता है क्या है? अभी 3 दिन या 4 दिन पहले HAL की टीम ने जो ये प्लेन्स जो बना के रेडी कर लिए हैं, मार्क 1A, तेजस मार्क 1A, राइट, सारे प्लेन एक जगह खड़े किए, अपनी पूरी टीम के मिली कुछ लोगों को खड़ा किया, फोटो खींच के डाला, बिल्डिंग इंडिया समथिंग। ये सारे वो प्लेन जो बन के खड़े हैं, एक भी एयरफोर्स को नहीं दिए गए। क्यों? इंजन नहीं है उसके लिए हमारे पास। इंजन आना US की GE से, F404 नाम से इंजन है जो आ नहीं रहा है। 6 इंजन डिलीवर हो चुके हैं, साल भर हो गया है। आज से 1 साल पहले HAL के जो CMD हैं, मेरे को नाम नहीं पता, जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्हें ओपनली मीडिया में कहा था, लिस्टेड कंपनी तो उन्हें सब बोलना पड़ता है, उन्होंने आके बोला कि इस साल के एंड तक विल डिलीवर 8 प्लेन्स, फिर बाद में आके बोलते हैं 6 प्लेन्स, फिर बाद में आके बोलते हैं 4 प्लेन्स, फिर बाद में आके बोलते हैं मार्च में पहली डिलीवरी होगी, मार्च भी निकल के 1 प्लेन डिलीवर हुआ नहीं। रादर क्या हुआ, सारे प्लेन्स को आपस में खड़ा करके बिना इंजन के प्लेन है फोटो खींच के डाल दी, देखो हम क्या काम कर रहे हैं। क्या करें उन प्लेन्स का? हमारी एयरफोर्स उन्हें उड़ा सकती है। चाइना के पास पिछले 1 साल के अंदर 120 ऐसे नए J-20 प्लेन्स जो कि उड़ के एक्चुअल में कुछ कर सकते हैं। हमारे पास क्या है जी? 7-8 ऐसे प्लेन जो कि बिना इंजन के हमने खड़े करके फोटो डाल दिए। उससे लड़ेंगे हम फोटो से? हम ऐसे फोटो दिखाएंगे उनको? मैं ये सटायर भी नहीं कर रहा, ये दर्द की बात है। अब यहां पे बात आती है कि क्या हमें मेरिट को प्रमोट करके देखना नहीं चाहिए कि वहां पे कौन लोग बैठे हैं। मैं नहीं कह रहा कि HAL के पास या ADA के पास या DRDO के पास अच्छे साइंटिस्ट नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं जो बेस्ट ऑफ साइंटिफिक टैलेंट जो इंडिया में प्रोड्यूस होता है वो इंडिया में काफ़ी हद तक नहीं रुकता है। अगर आप न्यूज़ रिपोर्ट्स को देखेंगे आपको पता चलेगा कि IIT बॉम्बे से जो भी ग्रेजुएट्स निकलते हैं अक्रॉस डिफरेंट स्ट्रीम, चाहे वो सिविल हो, मैकेनिकल हो, कोई भी हो, ये खाली IIT बॉम्बे का नंबर है। कोई बोलता है कि 40% बच्चे हर साल ग्रेजुएट होते ही सीधा बाहर जा रहे हैं, कोई बोलता है 60% होते हैं। उनकी गलती नहीं, उनको जहाँ बेहतर मिलेगा वो जाएंगे। बट पॉइंट इज वो HAL क्यों नहीं रिक्रूट कर पा रहा सर? वो DRDO क्यों नहीं रिक्रूट कर पा रहा? क्योंकि इनका तो एक वो निकलता है सिस्टम कि इतने रोल ये वाले हम हायर करेंगे जिसके लिए ये वाला पे बैंड है, आपको 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपया मिलेगा। ये है बाहर जाके वो आदमी महीने का जब 15 लाख छाप सकता है, आपको लगता है यहाँ रुकेगा? क्यों रुकेगा? नहीं रुकेगा। आप भी नहीं रुकते, मैं भी नहीं रुकता। ये तो हम लोग इतने नालायक थे हम वो बन ही नहीं पाए। बट कहने की मतलब ये है टू बिल्ड, ऐसा नहीं कि हम इंजन नहीं बना सकते। अरे यार सबसे कमाल की बात ये है, जर्मनी ने हिटलर के राज में, मैं हिटलर की तारीफ नहीं कर रहा, पहले बता रहा हूँ, वो बहुत बुरे आदमी थे, सब कुछ थे, लेकिन हिटलर ने उस समय जर्मनी पे राज किया जब जर्मनी की इकोनॉमी की लंका लगी हुई थी, और उन्हें उस समय पर फाइटर जेट्स बनाए। उन्होंने फाइटर इंजन का उन्होंने पूरा उस टाइम पूरा इजाद किया जो पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे उनके पास। 5 साल के अंदर फ्रॉम नथिंग टू, उस जमाने में उन्हें फाइटर जेट का उन्हें इंजन उस टाइम बनाया। उस टाइम ऑफकोर्स इतने ज़्यादा नई जनरेशन के इंजन नहीं होते, बट उस टाइम पे उन्हें 5 साल के अंदर बनाया। हमने 40 साल लगा दिए, हम एक इंजन नहीं बना पा रहे। क्यों? क्योंकि हम बेस्ट ऑफ टैलेंट नहीं लगा पा रहे। बेस्ट ऑफ टैलेंट लगाने के लिए अगर हमारे पास फ्रांस को देने के लिए 3,75,000 करोड़ हैं, हम क्यों इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे कि भैया ये 3 लाख का पे बैंड है, 2 लाख का पे बैंड है, इसके लिए हमें इतने लोग हम रिक्रूट करेंगे, जिसको आना है आ जाओ। नहीं यार, पे द बेस्ट मनी टू अट्रैक्ट द बेस्ट टैलेंट। ले गया उन्हें। IIT बॉम्बे का एक एक बच्चे को ऐसा पैकेज मिलना चाहिए आइडियली कि वो सपने में भी ना सोचे मैं बाहर जाकर काम करूं, राइट? अगर प्राइवेट सेक्टर से वो नहीं मिल रहा, हमारी सरकार के अपॉर्चुनिटीज की कमी तो नहीं है ऐसे टैलेंट के लिए। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, पैसे की कमी नहीं है। अगर हमें फ्रांस को देने के लिए 3,75,000 करोड़ है हमारे पास, इन लोगों को देने के लिए सैलरी हमारे पास कभी नहीं होनी चाहिए। दो सबको करोड़ करोड़ रुपए का पैकेज।
2-2 करोड़ के दो, लेकिन इनको कैसे भी रिटेन करो। ये बेस्ट ऑफ टैलेंट है, ये हमारी उम्मीद है। ये उम्मीद भारत से बाहर नहीं जानी चाहिए, उनको ऐसा सोचने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्या वो सरकार का दायित्व नहीं बनता है? अब बहुत लोग बोल सकते हैं ऑलरेडी इनकी पढ़ाई पे इतना सब्सिडी लगा दिया एटसेट्रा हो गया कि सब्सिडी एजुकेशन तो ऐसे और कितना देंगे एटसेट्रा। आप कुछ भी कहो, इन दी एंड देश रहना चाहिए। देश रहना चाहिए तो देश के लिए ये सब करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं। इस टैलेंट को कैसे भी बाहर जाने से रोकना पड़ेगा, और उसके लिए अगर पैसा लगता है तो सरकार को लगाना जिम्मेवारी है। नहीं लगाएंगे तो ये लोग बाहर जाएंगे, और HAL के लिए साइंटिस्ट नहीं मिलेंगे। इसरो का आपको मैं बात बताता हूँ। मैं एक स्टार्ट मैंने भी कुछ दिन पहले पढ़ा था, 3 महीने पहले, तब से मैंने इसके ऊपर पोस्ट लिखा। पोस्ट भी काफ़ी वायरल हुए, बट वायरल पोस्ट से देश नहीं बदलता ना। हमारी इसरो ने पिछले पूरे साल के अंदर 5 रॉकेट लॉन्च किए। ठीक है। US में SpaceX है जो इलन मस्क की है, उसने हर 1 घंटा और 1 दिन और 20 घंटे के अंदर एक रॉकेट लॉन्च किया। चलो उसको भी छोड़ देते हैं, चाइना आ जाते हैं। उन्होंने पिछले पूरे साल के अंदर 93 रॉकेट लॉन्चेस किए हैं, प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सब कुछ मिला के 93। हमने कितने की सर? 5। न्यूजीलैंड एक अदना सा छोटा सा देश है, उसके अंदर रॉकेट लैब्स नाम से एक छोटी सी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, जिस कंपनी की उम्र 10 साल की नहीं है। वो हमारे पूरे भारत देश के इसरो से ज्यादा रॉकेट लॉन्च कैसे कर लेती है सर? मेरे को समझ नहीं आता। हकीकत ये है, हमारा देश रॉकेट लॉन्च करता है गिनती के। कितना भी बुरा लगे, हकीकत है। हकीकत ये है, हमारे देश के लोगों को जब सैटेलाइट जब लॉन्च करने हैं, उनको इसरो का सैटेलाइट महंगा लगता है, उनको इसरो का लॉन्च उन्हें महंगा लगता है। तो वो शिप्स के अंदर, एयरप्लेन्स के अंदर अपने सैटेलाइट्स को भर करके, इतने भारी वजनदार सैटेलाइट होते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, प्लस टेक्निकल टैलेंट भी बहुत सारी चीज़ जो वहाँ तक जाता है, वो उनको भेजती है US, वो उनको भेजती है फ्रांस, वो उनको भेजती है न्यूजीलैंड। उनके रॉकेट्स के थ्रू इनको लॉन्च किया जाता है अक्सर। ये हो रहा है, बहुत होता है कि ऑफकोर्स है ना सर। 5 लॉन्च में इतने बड़े देश के जो प्राइवेट सेक्टर के इतने सैटेलाइट से कहाँ से लॉन्च करोगे? वो नहीं होता ना। एंड वो बाहर से इसलिए हो रहा है कि वो सस्ता पड़ता है। वो सस्ता क्यों पड़ रहा है? अब ये बात आती है, वो लोग बनाए रीयूजेबल रॉकेट्स। हम कब बनाएंगे सर? अगर हमारे इसरो से वो नहीं हो रहा है, इसरो के पास एनेबलिंग एनवायरनमेंट है, उसको यूज करके प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहन दिया जाए। जो 2021 में कोविड आने के बाद इकोनॉमी को बूस्ट करने के नाम पे फाइनली स्पेस सेक्टर को लिबरलाइज किया गया, काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, पर क्या उतना काफ़ी है? हमने इतनी सब्सिडी लगा के सब कुछ करके बेस्ट ऑफ टैलेंट जो प्रोड्यूस किया, हम उसको रिटेन करने के ऊपर मेहनत क्यों नहीं कर रहे हैं? उसको वजह दो कि भैया वो इसरो में जाके काम करे, उसको वजह दो कि वो जाकर के आपका HAL के लिए काम करे, वो DRDO के लिए काम करे। तलब होनी चाहिए अंदर से। यहाँ पे वो वजह ही नहीं रहती सर। चाइना में ये नहीं होता। दे आर एक्चुअली ब्रिंगिंग बैक पीपल, चाइनीज पीपल जो कि बाहर इतने साल से काम कर रहे हैं, कि वापस आओ, तुम्हें जो बोलोगे वो दिया जाएगा, बस तुम यहाँ पे बनाओ। सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं सर, हमारे जो प्लेन्स है राइट, इंडिया ने 1700 प्लेन्स ऑर्डर किए हुए हैं एयरबस और बोइंग से। ठीक है। चाहे वो इंडिगो के हों, आपका ये एयर इंडिया के एक्सेट्रा। इंडिगो के अलोन लगभग 990 प्लेन्स हैं, एयर इंडिया के लगभग 500 प्लेन्स अभी बाकी जो आई नहीं है, और फिर अकासा के भी हैं लगभग कुछ 75 एक प्लेन्स, स्पाइस जेट के हैं कुछ, एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे। चाइना ने बोला हम भी सारे बाहर से इंपोर्ट करते हैं, हमारा और बड़ा मार्केट है, हम खुद का प्लेन क्यों नहीं बनाते? 20 साल लगाए उन्होंने, खुद का प्लेन एक बन गया, कोमैक, सब कुछ हो गया। अब उसके अंदर एक इंजन लगता है, इंजन आज भी GE से आता है, सेम वो वाली कंपनी। GE का साफरान फ्रांस की जो है, दोनों का एक जॉइंट वेंचर है कॉल्ड CFM। CFM दुनिया की जो ये इंजन होते हैं वो बनाने वाली इंडस्ट्री में 2 सबसे प्लेयर है, उनमें से एक है। US कंपनी है? हाँ, अमेरिकन कंपनी है। तो CFM के इंजन इनमें लगते हैं, चाइना के प्लेन में। अब इन्होंने 1 साल के अंदर लगभग 12 प्लेन इन्होंने बनाए, अनाउंस किया कि अगले साल हम 75 प्लेन बनाएंगे। इनके पास 1000 से ज़्यादा प्लेन्स की ऑर्डर बुक है। चाइना की जो मैंने बताया ना 3 स्टेट ओन्ड एयरलाइंस और बाकी भी है, उन्होंने ही ऑर्डर दिए हुए हैं। प्लेन वहाँ उड़ रहे हैं, अच्छी तरह उड़ रहे हैं। ट्रम्प क्या बोलते हैं? इंजन की एक्सपोर्ट रोक दो। तो चाइना ने क्या देखा, मैंने 12 प्लेन बनाए थे, मैंने बोला इस साल मैं 75 बनाऊंगा, मैं 20 से ऊपर में बना नहीं पाया क्योंकि इंजन ही नहीं आ रहे। चाइना ने क्या बोला, हमारे 2007 से खुद का इंजन बनाने का प्रोग्राम चल रहा है, 2011 में उसका इनिशियल उसका ट्रैक्शन उसका आने लग गया था। लेट्स एक्सपेडाइट दैट। पब्लिक गोल अनाउंस किया सर, 2 साल के अंदर एंजल विल बी रेडी फॉर टेस्टिंग, और 2 साल टेस्टिंग होगी, और 2 साल के उसका डिप्लॉयमेंट शुरू होगा। मैक्सिमम बाय 2030
हमारे जो प्लेन्स हैं इसके अंदर CFM की जगह हमारे अपने इंजन हम लगाएंगे। खुद का प्लेन बना चुके, खुद का फाइटर इंजन बनाने, खुद का जेट प्लेन का इंजन बनाने जा रहे हैं। हम इसमें खुश हो रहे हैं कि यार अडानी जी ने एम्ब्रेयर के साथ डील कर ली, यहाँ पे असेंबली होगी प्लेन की। हमारा इंजन छोड़ा हमारा प्लेन कुछ तो बने सर। मैं नहीं कह रहा कि अच्छी बात नहीं है इंडिया में असेंबली होगी एम्ब्रेयर की प्लेन्स की, बहुत अच्छी बात है, पर हम जिससे compete कर रहे हैं वो बेस्ट ऑफ टैलेंट को बाहर नहीं जाने देता। जो बाहर जाता है उसको वापस लेके आता है, सब कुछ बेस्ट वहां से सिखा करके, और इंश्योर करता कि वो यहाँ पे चीज़ें बनाए जो कि उनके देश को आगे लेके जाए। हम वो नहीं कर रहे हैं सर। हम रादर क्या करते हैं, हम वेट करते हैं वो बाहर जाएं, वो कल को अपनी कोई खुद की कंपनी बनाए या फिर किसी और बड़ी कंपनी का कोई CEO वगैरह बन जाए, फिर हम उनके लिए रेड कार्पेट हम बिछाते कि प्लीज़ आओ हमारे इन्वेस्टमेंट करो। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। और टू बी वेरी फ्रैंक, लोग बुरा लगे बट हमें जो इन्वेस्टमेंट वाली जो बात कह रहा हूँ ना, हम उसमें भी बहुत बुरा काम कर रहे हैं।看完这段真的是又好笑又替这位老哥感到窒息。在一片印度不可战胜的集体幻觉里，他一个人举着喇叭喊救命，简直震耳欲聋。这段视频最扎心的莫过于扯碎了印度那可怜的大国制造业和军工自主的迷梦。第一针见血的是丧权辱国的保护费军购和搞笑的国产摆拍。印度人不是天天在网络上吹嘘军力吗？老哥直接甩出残酷的数据，印度砸了 3.75 万亿卢比去买法国的阵风战机，结果全部114架交付，居然要等到2040年。这位老哥直言不讳地承认，这本质上就是给西方交保护费。再看看隔壁，中国仅在过去1年就制造并服役了120架歼20隐身战机。最魔幻的是印度的骄傲光辉战机，研发了40年，连40架都没能交付给空军，因为全卡在迟迟不到货的美国 G1 发动机上。为了掩饰尴尬，印度的军工企业 HAL 居然把一堆没有发动机的空壳飞机摆在一起拍大合照，发朋友圈炫耀建设印度。靠照片打仗吗？简直是滑天下之大稽。反观中国，当面对美国威胁要断供发动机时，人家没有哭天抢地，而是立下军令状，加速自主研发，明确要在最晚2030年把飞机上的外国发动机全换成中国造。这就是跪着买办和站着称王的云泥之别。第二针见血的是被全方位包抄的未来产业与内卷互害。老哥把印度制造的底裤扒得一干二净。印度吹嘘太阳能组件超产，结果连机器设备、硅片甚至太阳能电池全是从中国进口的。中国在这个链条里牢牢占据着70到80%的市场份额，无论是钢铁、水泥等传统行业，还是电动汽车、风能等新能源，中国都是压倒性的主导地位。中国人的思维是什么？易创业瞄准的就是征服全球市场，比如名创优品2年就走向国际，如今全球房1000家店。而印度的企业呢，名义上有竞争，实际上全是内部垄断和互害。稍微做大一点，就要面临莫名其妙的政府突击检查，海关故意扣押中国进口的货物，卡死企业资金链，甚至还要面对占据6C5航线绝对垄断地位的国内巨头，如电缆航空，利用不正当手段绞杀同行，自己在国内窝里斗得热火朝天，哪还有半点心思去跟世界抢地盘？第三针见血的是把顶尖人才当白菜的体制悲哀，这可以说是这位印度学者最绝望的怒吼。印度明明拿得出 3.75 万亿去买法国飞机，却用可笑的死工资去招聘顶级科学家，逼得印度理工学院 IIT 孟买分校高达40甚至60的顶尖毕业生一拿毕业证就直接逃离印度。结果就是印度的 ISRO 空间研究组织1年才发射了区5枚火箭，甚至逼得自家民营企业嫌贵，不得不偷摸把卫星运到新西兰等国外去发射。而中国1年内火箭发射高达93次。为什么差距这么大？因为中国在砸重金，张开双臂把海外的华人精英召回国内搞研发建设，而印度政府的大智慧则是眼睁睁看着人才流失，等你们在国外熬成了大公司的 CEO， 我们再铺上红地毯求你们回来投资。小满想说，两国真正的差距从来不在人口基数的多少，也不在那些注水的经济报表里，而在于最底层的认知。一个拥有5000年文明复兴渴望、内心有火的中国，正在依靠扎实的5年规划和死磕到底的科研精神，重构世界工业版图。而一个满足于在国内当财阀，组装几架飞机就沾沾自喜，连自家精英都留不住的印度，
注定只能在老美的羽翼下做着永远醒不过来的宇宙第一强国春秋大梦。大家对此怎么看？欢迎在弹幕和评论区狠狠输出，咱们下期见。